You don't need a new day to start over. You only need a new mindset. सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की बात। कहा, हम पारस्परिक रूप से लाभकारी और विश्वसनीय साझेदारी के लिए हैं प्रतिबद्ध। अपने लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति, समृद्धि, सुरक्षा के लिए मिलकर करेंगे काम। प्रधानमंत्री आज ओडिशा और उत्तराखंड का करेंगे दौरा। भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। शाम को देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी कैडेट और एनएसएस स्वयंसेवकों से एक देश एक चुनाव पर चर्चा को आगे बढ़ाने की अपील। युवा शक्ति विकसित भारत की थीम पर दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में आयोजित एनसीसी पीएम रैली को किया संबोधित। बोले, भारत के युवाओं के बिना विश्व के भविष्य की नहीं की जा सकती कल्पना। उपराष्ट्रपति ने जताई उम्मीद, पूरा देश जल्द ही समान नागरिक संहिता को अपनाएगा। उत्तराखंड सरकार की सराहना करते हुए कहा, नागरिक संहिता लागू करके संविधान के निर्माताओं के सपने को किया पूरा। राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के 5वें बैच के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे उपराष्ट्रपति। गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में संतों के साथ लगाई आस्था की डुबकी। कहा, महाकुंभ सनातन संस्कृति की अविरल धारा का अद्वितीय प्रतीक। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की कमान संभाली। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। उन्हें उनके ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। हम पारस्परिक रूप से लाभकारी और भरोसेमंद साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस कॉन्क्लेव को भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित किया जाएगा। ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित ये 2 दिवसीय कार्यक्रम राज्य की क्षमताओं को 5 प्रमुख क्षेत्रों आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा, टेक्सटाइल, केमिकल्स और फूड प्रोसेसिंग में प्रदर्शित करेगा। इस आयोजन में करीब 4000 से 5000 निवेशकों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इस कॉन्क्लेव में 40 वर्ष से कम उम्र के 60 युवा उद्यमियों की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के क्षेत्र से जुड़े हैं। वहीं 29 जनवरी को मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी प्रत्येक जिले के 2 युवा उद्यमियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान 100 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे 3.5 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। सम्मेलन में करीब 150 प्रदर्शक अपने उत्पाद, सेवाएं और नवाचारों को प्रदर्शित करेंगे। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान, जर्मन, पोलैंड और क्यूबा सहित 12 देशों के प्रतिनिधि कंट्रीज ऑफ फोकस पहल के तहत इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद उत्तराखंड के देहरादून जाएंगे, जहां वो 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के दौरान राज्य में इसकी मेजबानी की जा रही है और 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों में 36 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश भाग लेगा। 17 दिनों तक 35 खेल विधाओं के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
इस आयोजन में देश भर से 10,000 से अधिक एथलीट्स हिस्सा लेंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों की थीम ग्रीन गेम्स है, जो स्थिरता पर केंद्रित है। आयोजन स्थल के पास स्पोर्ट्स फॉरेस्ट नामक एक विशेष पार्क विकसित किया जाएगा, जहां खिलाड़ी और अतिथि 10,000 से अधिक पौधे लगाएंगे। एनसीसी कैडेट से करियप्पा परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली में प्रदर्शन किया गया। वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार की परेड इसलिए भी विशेष थी क्योंकि हमारे गणतंत्र ने 75 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से विकसित भारत बनाने का आह्वान किया। कर्तव्यों की नींव पर ही भव्य, दिव्य, विकसित भारत का निर्माण होगा। साथियों, आज जब आपके बीच आया हूं, आपका ये जोश और जज्बा देख रहा हूं, तो किसी समय मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। वो पंक्तियां आज मुझे याद आ रही है। किसी समय मैंने लिखा था, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य के अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नागरिक कर्तव्यों का भी महत्व समझाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद काफ़ी समय तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते रहे थे, लेकिन फिर ये पैटर्न टूट गया। इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। साथियों, युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक और अहम विषय है देश की चुनावी व्यवस्था। 2 दिन पहले ही हमने नेशनल वोटर डे मनाया है। आप में से भी बहुत से युवा फर्स्ट टाइम वोटर बने हैं। वोटर डे का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर पार्टिसिपेट करें, अपने अधिकार का उपयोग करें। आज भारत में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते हैं, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि भारत में हर कुछ महीने में चुनाव ही चुनाव चलते रहते हैं। आजादी के बाद काफी समय तक ऐसा होता था जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन फिर ये पैटर्न टूट गया। इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। हर चुनाव में वोटिंग लिस्ट अपडेट होती, बहुत सारे काम होते, और आपने देखा होगा इसमें अक्सर हमारे टीचर्स की ड्यूटी लगती है। इसके कारण पढ़ाई प्रभावित होती है, परीक्षाओं की तैयारियां प्रभावित होती हैं। बार बार होने वाले चुनावों की वजह से गवर्नेंस में भी मुश्किलें आती हैं।
इसलिए आजकल देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट चल रही है। सब लोग इस विषय में अपने अपने विचार रख रहे हैं और लोकतंत्र में ये मंथन बहुत आवश्यक है। हर कोई अपने विचार व्यक्त करे, जरूरी है। और डिबेट क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो और हर 5 साल उसका समय जब निर्धारित हो तब हो, तो बीच में जो नए नए काम रुक जाते हैं उससे मुक्ति मिलेगी। भारत के युवाओं को भी मैं आज विशेष रूप से आग्रह करता हूं, एनसीसी के कैडेट से आग्रह करता हूं, माय भारत के वॉलंटियर से आग्रह करता हूं, एनएसएस के साथियों से आग्रह करता हूं, हम जहां भी हो इस डिबेट को चलाएं, डिबेट को आगे बढ़ाएं, डिबेट का नेतृत्व करें। हम बहुत बड़ी मात्रा में इस डिबेट के अंदर हिस्सा लें। ये सीधे सीधे आपके फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ विषय है। अमेरिका जैसा देश भी नई सरकार बनने की तारीख तय है। वहां हर 4 साल में चुनाव, वहां हर 4 साल में चुनाव होता है। आपके अपने कॉलेज या स्कूल में भी स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव एक ही बार में निपट जाते हैं। आप सोचिए, हर महीने चुनाव ही होते रहे तो क्या यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाई संभव होगी? इसलिए आप वन नेशन वन इलेक्शन की डिबेट से उसका नेतृत्व कीजिए। देश भर में चर्चा होनी चाहिए ताकि देश सही दिशा में जाने का निर्णय कर सके। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत 5वें बैच के प्रतिभागियों के साथ संवाद किया। युवाओं को लोकतंत्र में अहम भागीदार बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी संस्कृति कहती है बिना वाद विवाद के समस्या का हल नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बीते 10 वर्षों में देश ने अर्थव्यवस्था में, संस्थागत ढांचे में, तकनीकी विकास में लंबी छलांग लगाई है। अब लोगों की आकांक्षा आसमान छू रही है। और ऐसा क्यों है? गत 10 वर्ष में यदि आप देखेंगे तो किसी भी देश ने इतनी बड़ी उछाल नहीं लगाई है अर्थव्यवस्था में, संस्थागत ढांचे में, तकनीकी विकास में, जितनी भारत ने लगाई है। इंडिया इज सिंगल्ड आउट एज द ओनली नेशन दैट हैज रजिस्टर्ड इन लास्ट डिकेड huge economic upsurge, exponential infrastructural growth, deep technological penetration, and holding policies that are affirmative for youth. And what has been the outcome? An atmosphere of hope and possibility. उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत अब कोई ड्रीम नहीं रहा। विकसित भारत हमारा डेफिनेटिव ऑब्जेक्ट है और डेस्टिनेशन भी। आपका एक एक पल यहां भारत के ड्रीम को रियलाइज करने का है। विकसित भारत अब ड्रीम नहीं रहा। विकसित भारत हमारा डेफिनेटिव ऑब्जेक्ट है, डेस्टिनेशन है। We will achieve it for sure at 2047 when we celebrate centenary of our independence. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर चिंताओं को साझा किया। We have to see the challenges, and challenge to the nation is millions of illegal migrants are living in our land. Millions. Is it not a challenge to our sovereignty? Such kind of people will never be wedded to our nationalism. They use our resources of health, education and other facilities. They engage in jobs
meant for our people. I expect everyone in the government to take a severe look at this problem, and resolution of it cannot be delayed even by a day. How can a nation suffer illegal migrants in millions? They are a threat to our democracy because they are trying to influence our electoral system. They are also a threat to our societal harmony, to our national security. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए जनजातीय अतिथियों और झांकी कलाकारों से मुलाकात करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज संसद भवन परिसर में आयोजित होने वाले एक विशेष कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए जनजातीय अतिथियों और झांकी कलाकारों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति उन्हें संबोधित करेंगे और उनसे विशेष चर्चा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने व्यापारी सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी वर्ग हमेशा से देश के विकास में अहम योगदान देता रहा है और वो देश के विकास की रीढ़ है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी वर्ग दुनिया भर में भारत की संस्कृति का अग्रदूत और शांति दूत है। किसी देश की आर्थिक मजबूती के रीढ़ के सबसे मजबूत अंग होते हैं और मेरा मानना है कि देश के अंदर व्यापार इंडस्ट्रीज फलती फूलती है, वो देश आगे बढ़ता है। और आज हमें खुशी है, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे भी बढ़ रहा है और दुनिया में भारत की ख्याति, भारत की प्रसिद्धि, भारत के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा भी बढ़ रहा है। और इसीलिए आज दुनिया के लोग भी भारत की ओर आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया के लोग जो देश के अंदर है, उस देश के अंदर व्यापारी उद्योगपति हमारे अग्रदूत हैं, हमारे सांस्कृतिक दूत हैं। और आप सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो व्यवस्थाएं कायम हुई, चाहे भारत की संस्कृति हो, दुनिया की संस्कृति हो, दुनिया का आध्यात्मिक ज्ञान हो, दुनिया का संदेश हो, उन सब में व्यापारियों का योगदान बरसों पुराना, हजारों वर्षों का है। हजारों वर्षों का आप इतिहास देखोगे, किसी देश की सभ्यता संस्कृति देखोगे, विचार संस्कार देखोगे, तो उन सबको पहुंचाने का काम किया था। उत्तराखंड ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए समान नागरिक संहिता लागू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में इस संहिता की नियमावली और आधिकारिक पोर्टल का लोकार्पण किया। इसी के साथ उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को उनके धर्म या पृष्ठभूमि के बावजूद समान अधिकार मिले। ये कानून राज्य के सभी निवासियों पर लागू होगा, सिवाय अनुसूचित जनजातियों के, और ये राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड वासियों पर भी लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी आदि में समानता लाना है। कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया,
आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि सशक्तिकरण भी होगा, सुरक्षा भी होगी। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। भारत और चीन सीमा विवाद सुलझाने और शांति स्थापित करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़े हैं। दरअसल साल 2020 से बंद पड़ी कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और चीन ने 2025 की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। सोमवार को बीजिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक के बाद ये घोषणा की गई। इसके अलावा दोनों देश सीमा पार नदियों से संबंधित हाइड्रोलॉजिकल डेटा और अन्य सहयोग के प्रावधान को फिर से शुरू करने पर भी चर्चा करने के लिए भारत चीन विशेषज्ञ स्तर की बैठक करने पर भी सहमत हो गए हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर त्रिवेणी संगम में संतों के मंत्रोच्चारण के बीच आस्था की डुबकी लगाई और कहा, महाकुंभ सनातन संस्कृति की अविरल धारा का अद्वितीय प्रतीक है। अमित शाह ने अपनी पत्नी सोनल शाह, बेटे जय शाह, उनकी पत्नी ऋषिता और उनके बच्चों संग महाकुंभ में अनुष्ठान किया। परिवार के साथ पूजा अर्चना कर देशवासियों की समृद्धि और उन्नति की प्रार्थना की। उस समय उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। गृहमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि महाकुंभ सनातन संस्कृति की अविरल धारा का अद्वितीय प्रतीक है। महाकुंभ समरसता पर आधारित हमारे सनातन जीवन दर्शन को दर्शाता है। महाकुंभ में देश और विदेश से आकर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं से उनके अनुभव के बारे में बातचीत की हमारे संवाददाता नव विक्रम सिंह ने। हम जहां मौजूद हैं, ये ना कोई शहर है, ना गांव है, ना कोई स्थायी ठिकाना। तंबुओं का एक जाल है जहां साधु हैं, सन्यासी हैं, गृहस्थ हैं और उन सब में घूमती विचरती आस्था है। जी हाँ, हम इस समय मौजूद हैं महाकुंभ में और संगम तट पर ही हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने जो संगम तट पर आए हुए हैं, स्नान किया है। इनसे पूछते हैं इस बार जो महाकुंभ 2025 है वो कैसा अनुभव लेकर आया है और साथ ही यहाँ इस महाकुंभ में आने का अनुभव कैसा रहा। ये ऐसा है कि मतलब अब मुझे नहीं लगता कि फिर कभी ऐसा हम देख पाएंगे, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस ही है। और मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है, थोड़ा भी मौका मिलता है तो आप जरूर आएं और महाकुंभ में आप देखें जिस तरीके से यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई हैं और जिस तरीके से हमारी आस्था का एक परिचय दिया जा रहा है वो यहाँ पे आके आप उसका अनुभव करें। कहाँ से आए हैं? सर, हम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से आए हैं। 1100 किलोमीटर एक ही दिन में हम यहाँ हमारी गाड़ी लेके आए और जो सुविधा यहाँ देख रहे हैं जी, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतनी सुरक्षा, हमारी माता बहनें इतना अच्छी तरह से यहाँ स्नान कर पा रही है। अच्छा, आप बता दीजिए अपना नाम बता दीजिए। सुल्तानपुर से हूँ, सुल्तानपुर से आई हूँ यहाँ जी, और हमें बहुत अच्छा लगा। अब पता नहीं दोबारा ऐसा कभी मौका मिलेगा कि नहीं। जी, ऐसा ये महाकुंभ तो संगम स्नान कर लिया आपने? है
स्नान कर लिया? स्नान हमने अभी अभी किया। कैसा लगा स्नान कर? बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया व्यवस्था भी है इस बार जी। बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो यहीं के लोकल हैं, बट मैं आपको ऑन पॉइंट कह सकता हूँ, आज तक का सबसे भव्य मेला ये अभी तक। हम लोग ऐसी जनरेशन के, हम लोग समझ लीजिए एक एग्जाम्पल बन गए हैं कि हम लोगों ने लाइफ में ऐसी सी चीजें देख ली जिनमें एक सबसे बड़ा मेला, ये महाकुंभ का, ये जो इस साल का मेला हम लोगों ने देखा है, वो शायद हमारी आगे आने वाली कई पीढ़ी भी नहीं देख पाएंगी। मेरा बस एक ही कहना है जनरेशन से कि भोले की नगरी आप आ रहे हैं, कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, बस पकड़िए, ट्रेन पकड़िए, आ जाइए, बाकी भोले प्लान बनाएंगे और आप नहाइए, स्नान करिए, सनसेट देखिए, बहुत अच्छा स्थान है। इतनी भीड़ है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर, और वाहन भी आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में क्या आपको कोई मुश्किल नजर आ रही है? नहीं, देखिए ऐसी कोई सच कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अब इतनी बड़ी गैदरिंग है और वर्ल्ड्स बिगेस्ट गैदरिंग, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो लोगों को देखनी पड़ेगी। प्रॉब्लम भी नहीं है, ये सिर्फ मैनेजमेंट है एक। तो अगर आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ रहा है या थोड़ी सी चीजें मैनेज कर रही है, तो मेरे हिसाब से इतना प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो जनता आई हुई है, खासा उत्साह है। और एक छोटी बिटिया और है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? आलिया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। नहा लिया आपने? गंगा में डुबकी लगा ली? नहीं, अभी नहीं लगाना चाह? ठंड हो रही है, डर तो नहीं लग रहा है लगाने में? डर नहीं लग रहा है, लगा लोगी। आप देख सकते हैं कोई भी उम्र हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हो या फिर युवा हो, हर एक में उत्साह है इस महाकुंभ को लेकर और हर कोई इस आस्था के सागर में डुबकी लगा लेना चाहता है। कैमरामैन मनोज और साथी आलोक के साथ मैं नवविक्रम सिंह, संसद टीवी। हाल ही में बीजिंग में रामायण नृत्य नाटक आदि काव्य का मंचन किया गया, जिसमें लगभग 80 कलाकारों ने भाग लिया। इन कलाकारों की उम्र 5 से 80 वर्ष के बीच थी और ये सभी अलग अलग क्षेत्रों से थे। इस शानदार प्रस्तुति का निर्देशन भरतनाट्यम की विशेषज्ञ सुश्री जिन शानशान ने किया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस नृत्य नाटिका के कुछ चुनिंदा दृश्यों के साथ। आप देखते रहिए ये चुनिंदा दृश्य। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।